डियर स्टूडेंट्स, आज हम फेमिनिस्ट फिक्शन का एक वर्क पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है द अवेकनिंग और राइटर है केट शॉपेन। इस वीडियो में हम सबसे पहले की फैक्ट्स देखेंगे, फिर थीम्स, कैरेक्टर्स और समरी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइटल है द अवेकनिंग। द अवेकनिंग टाइटल जो है ये इसको बाद में दिया गया। सबसे पहला टाइटल था ए सॉलिटरी सोल। राइटर हैं केट शॉपेन। ये अमेरिकन राइटर हैं, लुइजियाना से बिलोंग करती हैं। नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज लिखी, फेमिनिस्ट हैं बेसिकली। इसी वजह से इनके इस नॉवल में भी हमें फेमिनिज्म का हिंट मिलता है। 1850 में पैदा हुई और 1904 में इनकी डेथ हुई। इस नॉवल का कंट्री था यूनाइटेड स्टेट्स। रिटन बिटवीन 1897 एंड 1899, लेकिन पब्लिश 1899 में हुआ। लैंग्वेज इंग्लिश, फेमिनिस्ट लिटरेचर। पॉइंट ऑफ व्यू थर्ड पर्सन ओमनिशेंट। अब ये थर्ड पर्सन ओमनिशेंट कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू है? एक्चुअली में ये एक ऐसी वॉइस होती है जो कैरेक्टर्स के बारे में सब कुछ जानती है, उनके पास्ट के बारे में भी इसे पता होता है और वो इस टाइम पे करंट सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो ये सारी चीज़ें ये थर्ड पर्सन ओमनिशेंट जानता है। तो ये वॉइस कहानी बताती है। तो थर्ड पर्सन में जो स्टोरी लिखी जाए और जो ऑल नोइंग हो तो उसको हम थर्ड पर्सन ओमनिशेंट बोलते हैं। थर्ड पर्सन की और भी टाइप्स हैं, तो ओमनिशेंट उसकी एक टाइप है। इस नॉवल की सेटिंग है न्यू ऑरलिन्स और लुइजियाना गल्फ कोस्ट और टाइम पीरियड है 1890 का। अब हम इस नॉवल की थीम्स डिस्कस करते हैं। तो थीम्स को देखने से पहले मैं आपको बता दूं, इस नॉवल में हमारा प्रोटैगनिस्ट एक फीमेल कैरेक्टर है जिसका नाम है एडना। ये मैरिड है, 2 बच्चों की माँ है। अब ये अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है, तो इसके माइंड में एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है। एक तरफ सोशल वैल्यूज़ और मोरालिटी है, दूसरी तरफ इसकी डिज़ायर्स और इसकी हॉबीज़ हैं, इसके अपने इंटरेस्ट हैं। तो इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चलती है और उस कॉन्फ्लिक्ट के रिजल्ट पर एंड पर जाकर ये सुसाइड कर लेती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस नॉवल की थीम्स कौन कौन सी होने वाली हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट थीम है विमेंस इंडिपेंडेंस, आइडेंटिटी, न्यू मोरालिटी, लव वर्सेस ऑब्लिगेशन, पेट्रार्कल सोसाइटी, मदरहुड, जेंडर रोल्स और फीमेल सेक्सुअलिटी। अब हम बात करते हैं इस नॉवल के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की। तो हमारा प्रोटैगनिस्ट एक फीमेल है, एडना पॉन्टालियर। इसके हस्बैंड का नेम है लियोन्स पॉन्टालियर। इनके 2 बेटे हैं। उसके अलावा एडना की कुछ फीमेल फ्रेंड्स हैं, फिर इसके 2 लवर्स भी हैं। अब हम इन कैरेक्टर्स को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। एडना पॉन्टालियर नॉवल की प्रोटैगनिस्ट है। एज 28 है और इसके 2 बेटे हैं। हस्बैंड बिजनेसमैन है और ये न्यू ऑरलीन्स में रहते हैं। इसकी मैरिड लाइफ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही। इसके हस्बैंड नो डाउट अच्छे हैं, लेकिन उनको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उनका ज़्यादा इंटरेस्ट अपने बिजनेस में है। तो इस वजह से ये इसको कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, इसको टाइम नहीं मिलता। तो इस वजह से इसको लगता है कि इसकी जो शादी है वो पैशन लेस है। इसी वजह से जब ये फैमिली ग्रैंड आइल पर समर वेकेशन के लिए जाती है तो वहाँ ये 2 लड़कों के साथ मिलती है और फिर उनके साथ इसका अफेयर चल पड़ता है, जिनमें पहला है रॉबर्ट लिबन और दूसरा है एल्से एरोबिन। सेकंड कैरेक्टर है लियोन्स पॉन्टालियर। ये एडना के हस्बैंड है। एज 40 ईयर्स है। अब हम यहाँ पे ये चीज़ पे नोटिस करते हैं कि दोनों हस्बैंड और वाइफ में एज का डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हो सकता है कि इस वजह से भी दोनों में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ना हो। न्यू ऑरलीन्स के ये वेल्दी बिजनेसमैन हैं और थोड़ी मटीरियलिस्टिक सोच रखते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है मैडमोजेल ड्राइस। फीमेल कैरेक्टर है, बड़ी विचुअस लेडी है। जब ये फैमिली न्यू ऑरलीन्स से ग्रैंड आइल पे समर वेकेशन के लिए जाती है तो वहाँ पे एडना की इसके साथ फ्रेंडशिप हो जाती है। ये बहुत अच्छी पियानो बजाती है, अनमैरिड है, चाइल्डलेस है। इसका एक ही पैशन है और वो है म्यूज़िक। तो ये एडना की सेल्फ अवेकनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एडल रेटिग्नोल ये एक और फीमेल कैरेक्टर है। ये एडना की फ्रेंड है जिसके साथ ग्रैंड आइल पे ये मिलती है और फिर उसकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी हो जाती है। लेकिन एडल और एडना इन दोनों की सोच में बहुत फ़र्क है। एडना जो है ये अपनी पर्सनैलिटी, अपने थॉट्स, अपनी विशेस को परसू करना चाहती है, लेकिन एडल जो है ये एक टिपिकल फीमेल है। ये अपने फैमिली को इम्पोर्टेंस देती है, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को। तो इसकी लाइफ जो है वो अपने हस्बैंड और बच्चों के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करती है। इसको हम टिपिकल विक्टोरियन फीमेल भी कह सकते हैं। विक्टोरियन आइडियल्स को फॉलो करती है ये। फिर एडना के 2 लवर्स आ जाते हैं
पहला है रॉबर्ट लेब्रन। इसकी मदर सारी कॉटेजेस को, यानी ग्रैंड आइल पे जितनी भी कॉटेजेस हैं, उन कॉटेजेस में जितने भी लोग आते हैं तो उन सारी कॉटेजेस को और वहाँ के लोगों को रॉबर्ट लेब्रन की मदर डील करती हैं, उन सब चीज़ों को मैनेज करती हैं, हैंडल करती हैं। ये बड़ा फ्लर्टियस सा यंग मैन है और इसके बारे में वहाँ पे ये मशहूर है कि ये हर साल एक नई फीमेल के साथ अफेयर चलाता है और वो फीमेल मैरिड होती है और फिर बाद में ये अगले साल किसी और नई फीमेल की तलाश में निकल पड़ता है। तो ये इसके लिए ये एक हॉबी है, एक कॉमन चीज़ है। और इस दफ़ा इसकी फ्रेंडशिप एडना से होती है और फिर इसके साथ इसका अफेयर चलता है। सेकंड लवर है एल्से एरोबिन। ये भी बहुत फ्लर्टियस आदमी है और इसकी भी रेपुटेशन कोई अच्छी नहीं है। अब हम इस नॉवल की समरी स्टार्ट करते हैं। टाइम पीरियड है 1890 का। अब हम बात कर रहे हैं एक फैमिली की जो न्यू ऑरलीन्स में रहती है। हस्बैंड का नाम लियोन्स है और वाइफ का नाम है एडना। 2 बेटे हैं इनके। अब ये समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए न्यू ऑरलीन्स से थोड़ा बाहर निकल के ग्रैंड आइल है, वहाँ पे ये रिजॉर्ट में जाते हैं। अब उस टाइम पे ये चीज़ बहुत कॉमन थी। उस टाइम के वेल्दी लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ रिजॉर्ट्स में जाते थे और टाइम स्पेंड करते थे। तो ये फैमिली भी न्यू ऑरलीन्स से ग्रैंड आइल पे गई है। ग्रैंड आइल पे डिफरेंट कॉटेजेस हैं और उन कॉटेजेस को रन करती हैं मैडम लीब्रन। इनके 2 बेटे हैं और जो बड़ा बेटा है रॉबर्ट लीब्रन, इसके साथ बाद में एडना का अफेयर चलता है। अब ये फैमिली यहाँ पे कॉटेजेस में रहती है। अब इन कॉटेजेस में लोग रहते तो सेपरेटली हैं, लेकिन खाना खाने के लिए ये एक ही डाइनिंग रूम में इकट्ठे होते हैं। एडना ज़्यादातर टाइम अपने फ्रेंड एडेल रेटिग्नोल के साथ स्पेंड करती है। एडेल और एडना दोनों बहुत ही डिफरेंट सोच रखती हैं। एडेल टिपिकल क्रियोल लेडी है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि क्रियोल क्या है। लुइजियाना की जो फीमेल्स हैं, यानी जैसे यहाँ पे कास्ट सिस्टम है, तो वहाँ पे भी जो फीमेल हैं वो बेसिकली क्रियोल फैमिली से बिलोंग करती हैं। और क्रियोल लेडीज़ जो होती हैं वो बहुत ही एलिगेंट, डिसेंट और चेस्ट लेडीज़ होती हैं, यानी उनके कोई अफेयर्स वगैरह नहीं होते। फैमिली नॉर्म्स और फैमिली की जो ट्रेडिशंस होती हैं उनको इम्पोर्टेंस देती हैं। एडल से एडना को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब ज़्यादातर टाइम ये एडल के साथ ही स्पेंड कर रही होती है क्योंकि इसके हस्बैंड को बिजनेस ट्रिप के लिए वापस जाना पड़ता है। अब यहाँ पे इसकी मुलाकात मैडम लीब्रन के बड़े बेटे रॉबर्ट लीब्रन से होती है। रॉबर्ट के बारे में जैसे कैरेक्टर्स में मैंने आपको पहले बताया है कि इसके बारे में ये रेपुटेशन थी कि हर साल ये एक मैरिड वुमेन के साथ अफेयर चलाता है। तो इस दफ़ा अब इसकी एडना के साथ आहिस्ता आहिस्ता फ्रेंडशिप हो जाती है। अब इन दोनों में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। ये एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बातें करते हैं, घूमते फिरते हैं, पार्टीज़ करते हैं और एडल भी इनके साथ ही होती है। तो स्टार्ट में इनकी जो फ्रेंडशिप होती है वो जस्ट फ्रेंडशिप की हद तक ही होती है, यानी ये एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, सिर्फ टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समर गुजरता जाता है, टाइम गुजरता जाता है, इनकी फ्रेंडशिप बहुत गहरी होने लगती है। एडना को लगता है कि उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है और वो खुद को अलाइव फील करने लगती है, यानी उसे ऐसा लगता है कि वो अब असल में ज़िंदा हुई है। अब ये स्विमिंग भी सीखना शुरू करती है। आहिस्ता आहिस्ता इसे अपनी इंडिपेंडेंस का पता चलता है, इसे अपनी इनहेरेंट डिज़ायर्स का पता चलता है, अपनी सेक्सुअलिटी का पता चलता है। और ये शादी से पहले बहुत अच्छी पेंटिंग किया करती थी, लेकिन उसके बाद इसने काफ़ी टाइम पेंटिंग नहीं की। तो अब ये दोबारा से अपने उसी हॉबी को कंटिन्यू करना चाहती है, दोबारा से ये पेंटिंग स्टार्ट कर देती है। एडना और रॉबर्ट के दरमियान अब जो कुछ भी था वो सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं थी, बल्कि वो मोर देन फ्रेंडशिप था। अब इन दोनों ने कभी एक दूसरे से कन्फेस नहीं किया था कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब रॉबर्ट को फील हुआ कि इनकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गई हैं, तो वो एडना को बताए बगैर वहाँ से मैक्सिको चला जाता है ताकि अपने आप को इस लव अफेयर से दूर रख सके। एडना के लिए अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो रॉबर्ट के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो चुकी थी। अब बाकी का जो टाइम है वो बड़ी मुश्किल के साथ स्पेंड करती है और फिर फैमिली सितंबर में वापस आ जाती है, यानी न्यू ऑरलीन्स वापस आ जाती है। एडना जब वापस आती है तो ये बिल्कुल डिफरेंट एडना है, यानी वो एडना जो न्यू ऑरलीन्स से समर वेकेशन के लिए गई थी और वो एडना जो समर वेकेशन स्पेंड करके वापस आई है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एडना अपनी हाउस होल्ड ड्यूटीज़ को इग्नोर करना शुरू कर देती है, अपने बच्चों को इग्नोर करती है, घर में जो काम है उन सबको इग्नोर करके हर टाइम पेंटिंग में लगी रहती है या फिर अपने फ्रेंड से मिलती है, रीडिंग करती है। ग्रैंड आइल स्टे के दौरान वहाँ पे इसकी फ्रेंडशिप मैडमोजेल रेस से भी होती है। मैडमोजेल रेस एक अनमैरिड लेडी है। अब वहाँ के लोग इसे ज़्यादातर पसंद नहीं करते क्योंकि ये बहुत हार्श किस्म की लेडी है, विर्चुअस है,
बहुत अच्छी पियानो बजाती है, लेकिन वहाँ के लोग इसे पसंद नहीं करते। लेकिन एडना के साथ इसकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। तो एडना जब वापस आ जाती है, फिर भी ये मैडमोजेल रेस से मिलने के लिए अक्सर वापस जाती है। एडना की मैडमोजेल रेस से मिलने की एक और रीज़न भी है, और वो रीज़न ये है, रॉबर्ट मैडमोजेल रेस को लेटर्स लिखता है जिसमें वो एडना के लिए अपनी लव के बारे में भी लिखता है। तो इस वजह से ये लेटर्स पढ़ने के लिए भी मैडमोजेल रेस के पास जाती है और अपनी लाइफ के बारे में भी उससे बहुत से मशवरे लेती है और उसकी बातों को फॉलो करती है। तो इसकी जो सेल्फ अवेकनिंग है, यानी अब एडना ने जो अपनी सेल्फ को इम्पोर्टेंस देनी शुरू की है और घर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, तो ये जो सिचुएशन है इसके पीछे भी मैडमोजेल रेस का हाथ है, क्योंकि वो ही ये सारी चीज़ें एडना के माइंड में डालती है। एडना का हस्बैंड लियोन्स इस सारी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि एडना का घर के कामों में किसी भी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा, ना ही वो उसे इम्पोर्टेंस देती है, ना बच्चों को इम्पोर्टेंस देती है। तो वो एक डॉक्टर से कंसल्ट करता है जो कि उनका फैमिली फिजिशियन है, डॉक्टर मेंडल्ट। तो डॉक्टर कहता है कि एडना को अपने हाल पे छोड़ दो, कुछ टाइम के लिए जो ये करती है इसे करने दो, इसे बिल्कुल भी किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज मत करो। अब इस टाइम पीरियड में एडना का एक और अफेयर चल पड़ता है। अब उस यंग मैन का नाम है एरोबिन, फ्लर्टियस यंग मैन है, इसकी भी रेपुटेशन अच्छी नहीं है और एडना को इसके साथ कोई प्यार व्यार भी नहीं है। वो सिर्फ रॉबर्ट को भुलाने के लिए उससे फिजिकली जो है वो इंटरेस्ट रखती है। एडना के हस्बैंड को एक बिजनेस ट्रिप के लिए जाना पड़ता है और वो अपने बच्चों को ग्रैंड मदर के घर छोड़ देते हैं। एडना के पास अब फुल टाइम है, वो एक छोटे से घर में शिफ्ट हो जाती है। एडना फाइनेंशियली भी बहुत बेहतर हो चुकी है, क्योंकि वो जो पेंटिंग्स बनाती है वो अपने ट्रेनर के थ्रू उन पेंटिंग्स को सेल करती है, उससे उसकी थोड़ी बहुत इनकम भी आना शुरू हो जाती है। तो उसी इनकम की वजह से वो एक रेंटल घर में शिफ्ट होती है। वो बहुत छोटे घर होते हैं, तो इस वजह से उन्हें पिजन हाउसेस का नाम दिया जाता है। एडना के हस्बैंड अब बिजनेस ट्रिप पे हैं, बच्चे ग्रैंड मदर के पास हैं। एडना अब यहाँ पे अपने टाइम को एंजॉय कर रही है और ये मैडमोजेल रेस के पास पियानो सुनने के लिए जाती है। वहाँ पे इसे पता चलता है कि रॉबर्ट न्यू ऑरलीन्स में वापस आ चुका है। एडना अब रॉबर्ट से मिलती है, लेकिन रॉबर्ट बहुत फॉर्मल रहता है, वो उसके साथ दोबारा से अपने अफेयर को स्टार्ट नहीं करना चाहता। लेकिन एडना के अंदर अभी भी वही वाली फीलिंग्स हैं, तो ये बार बार रॉबर्ट को फोर्स करती है कि वो उसके पिजन हाउस में उसके घर आए और उसके साथ डिनर करे, लेकिन रॉबर्ट उसे बार बार इनकार करता है। कुछ टाइम के लिए एडना से दूर भागता है, लेकिन फाइनली ये दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा से अटैच हो जाते हैं। ये उसके घर आता है, दोनों ओपनली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। अब उसी टाइम इसे एडिल रेटिग्नोल की तरफ से मैसेज आता है, उसकी डिलीवरी का टाइम करीब होता है और वो एडना को बुलाती है। तो एडना उससे मिलने के लिए उसके घर चली जाती है। वहाँ से ये वापस घर आने से पहले डॉक्टर मेंडल्ट के पास जाती है और उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है कि उसके माइंड में ये कन्फ्यूजन चल रही है कि एक तरफ वो फ्रीडम की लाइफ स्पेंड करना चाहती है, मैरिज से भागना चाहती है, और दूसरी तरफ सोशल नॉर्म्स हैं, सोशल ट्रेडिशंस हैं। जब ये घर वापस आती है तो रॉबर्ट जा चुका होता है और वो एक गुड बाय नोट लिख के रख देता है और एक्सप्लेन करता है कि वो उसके साथ और नहीं रह सकता, इस वजह से अब वो जा रहा है। एडना को बहुत ज़्यादा शौक लगता है, उसे बहुत अकेलापन भी फील होता है। अब एक तरफ उसे अपने बच्चे और अपने हस्बैंड की याद आती है, दूसरी तरफ उसे लगता है कि दुनिया में उसे कोई भी नहीं समझ पाया, इवन कि रॉबर्ट भी उसे नहीं समझ सका। एक तरफ उसकी डिज़ायर्स हैं, उसकी इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग है, उसकी सेक्सुअलिटी है, और दूसरी तरफ सोसाइटी की लिमिटेशंस हैं। अब वो अपने पहले की लाइफ में बिल्कुल पहले वाली एडना बनकर भी वापस नहीं लौट सकती, और दूसरी तरफ वो डिवोर्स लेकर या ओपन एडल्ट्री करके भी अपने बच्चों को हर्ट नहीं कर सकती। अगले दिन वो ग्रैंड आयल वापस जाती है और स्विमिंग करने के बहाने सी में चली जाती है और अपने आप को वहाँ पे डुबो लेती है और इस तरीके से वो सुसाइड कर लेती है। यहाँ पे नॉवल एंड हो जाता है। तो अब अगर हम इस स्टोरी को कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि सोशली एक्सेप्टेड जो नॉर्म्स होती हैं हर सोसाइटी में, उनसे अगर आप हट के चलेंगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू की बात नहीं कर रही। इस नॉवल से जो मेरा पर्सनल कंक्लूजन है वो यही है कि एडना की जो फॉयल कैरेक्टर था, एडना के जो ऑपोजिट कैरेक्टर था एडल रेटिग्नोल का, वो कैरेक्टर ज़्यादा सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रहा था और उसे कोई सुसाइड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो एडना जो कि बहुत ज़्यादा अपने नॉर्म्स को, अपने लिमिट्स को क्रॉस कर रही थी, तो उसे इन सारी सोसाइटी की जो वैल्यूज़ थी, जो नॉर्म्स थी, उनसे जब उसने क्रॉस किया तो उसे सुसाइड करना पड़ी। ये नॉवल 1890s में लिखा गया। तो 1890s के टाइम पीरियड में ये नॉवल बहुत ही बोल्ड किस्म का नॉवल था, क्योंकि अगर हम यूके की बात करें तो यहाँ पे
विक्टोरियन एज चल रही थी, तो इस वजह से उस टाइम पीरियड पर ये नॉवल बहुत ही बोल्ड और स्ट्राइकिंग समझा गया। आई होप आपको नॉवल की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी आपने ज़रूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।